आप देख रहे हैं चैनल फियर न्याज के साथ। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल पर भेजी है। ये घटना उनके साथ पिछले साल सर्दियों में हुई थी, जब वो दिल्ली से कालका की ओर जा रहे थे। इस कहानी को सुनने के बाद शायद अगली बार जब आप ट्रेन के खाली कॉरिडोर में चलेंगे तो पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। मैं उस रात बहुत थका हुआ था। ऑफिस के काम से मुझे अचानक चंडीगढ़ निकलना पड़ा। आखिरी वक्त पर टिकट ली थी तो मुझे S7 कोच में अपर बर्थ मिली। सर्दी के दिन थे, खिड़कियों से ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाजें आ रही थीं। रात के करीब 1:30 हो रहे थे। पूरा डिब्बा सो चुका था। डिब्बे की नीली नाइट लैंप की रोशनी में सब कुछ धुंधला और डरावना लग रहा था। अचानक मेरी नींद एक अजीब सी सरसराहट से खुली। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। मैंने नीचे झांक कर देखा। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन तभी मेरी नजर उस तरफ गई जहां 2 डिब्बों को जोड़ने वाला भारी लोहे का दरवाजा होता है। वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था, जबकि ट्रेन उस वक्त 100 की रफ्तार पर थी और बाहर हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। वहां कोई नहीं था, फिर भी दरवाजे के पास वाले पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उनके पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, पर तभी मुझे वो महक आई। सड़ी हुई गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की गंध जो धीरे धीरे मेरी बर्थ की तरफ बढ़ रही थी। दहशत का पल। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी बर्थ के नीचे वाली सीट पर बैठा कोई शख्स जोर जोर से कांप रहा है। वो एक बुजुर्ग आदमी थे। उनकी आंखें फटी की फटी थीं और वो ऊपर मेरी तरफ इशारा कर रहे थे। उनके होंठ थरथरा रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, अंकल क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उन्होंने कांपते हुए हाथ से मेरे पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। जैसे ही मैंने गर्दन घुमाई, मेरी चीख गले में ही फंस गई। मेरी अपर बर्थ और छत के बीच के उस छोटे से गैप में 2 सफेद बिना पुतली वाली आंखें मुझे घूर रही थीं, और वो चीज छत से उल्टी चिपकी हुई थी। मेरी चीख गले में ही घुटकर रह गई। वो चीज जो छत से चिपकी हुई थी इंसानी ढांचे जैसी तो थी, पर उसके हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे और मुड़े हुए थे। उसकी सफेद आंखों में न तो कोई पलक थी, न ही कोई भावना, बस एक अंतहीन खालीपन। जैसे ही मेरी नजरें उससे मिली, उसने एक अजीब सी फुसफुसाहट शुरू कर दी। वो कोई भाषा नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सूखी पत्तियां आपस में टकरा रही हों। नीचे बैठे बुजुर्ग ने अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया था और उनकी हिचकियां साफ सुनी जा सकती थीं। मैंने खुद को पीछे की ओर धकेलने की कोशिश की, लेकिन अपर बर्थ की तंग जगह में हिलना नामुमकिन था। अचानक उस साये ने अपना एक लंबा पीला हाथ धीरे से मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखूनों की जगह काले नुकीले निशान थे। जैसे जैसे वो हाथ मेरे करीब आ रहा था, पूरे डिब्बे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें जमने लगीं और भाप बनकर बाहर निकलने लगीं। तभी ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और ट्रैक बदलते समय जोर से दाईं ओर मुड़ी। वो साया पल भर के लिए लड़खड़ाया और छत से छूटकर नीचे गलियारे में जा गिरा। पर गिरने की आवाज वैसी नहीं थी जैसे किसी भारी शरीर की होती है। वो आवाज ऐसी थी जैसे फर्श पर कोई भारी गीला कपड़ा पटका गया हो। पूरे कोच की नाइट लैंप एक साथ टिमटिमाई और फिर चटाक की आवाज के साथ बुझ गई। अब पूरे S7 कोच में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं था। बाहर से आती पटरियों की धप धप की आवाज अब किसी के दौड़ने की आवाज में बदल चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से अपने तकिए के पास रखा मोबाइल फोन उठाया और उसकी टॉर्च जलाई। रोशनी की किरण जैसे ही गलियारे पर पड़ी, मेरा दिल बैठ गया। वो चीज अब फर्श पर रेंग रही थी, पर उसके रेंगने की रफ्तार किसी जानवर से भी तेज थी। वो तेजी से कोच के अगले हिस्से की तरफ बढ़ी और लोहे के भारी दरवाजे को पार कर अगले डिब्बे S6 में चली गई। कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मुझे लगा शायद बला टल गई है। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। वो बुजुर्ग अब अपनी सीट पर नहीं थे। उनकी चप्पलें वहीं फर्श पर पड़ी थीं, पर वे खुद गायब थे। तभी S6 वाले दरवाजे की तरफ से एक चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसने ट्रेन के शोर को भी चीर दिया। वो आवाज उन्हीं बुजुर्ग की थी। मैंने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे पर डाली तो देखा कि दरवाजे के कांच पर अंदर की तरफ से खून से लथपथ एक हाथ का पंजा छपा हुआ था, जो धीरे धीरे नीचे की ओर फिसल रहा था। मेरा मोबाइल फोन हाथ से नीचे गिर पड़ा। अब मुझे समझ आया कि वो अकेली सवारी नहीं थी। गलियारे के दूसरी तरफ से अंधेरे में से कई और सफेद आंखें चमकने लगी थी। मेरे मोबाइल की टॉर्च फर्श पर गिरकर बुझ चुकी थी। पूरे कोच में अब सिर्फ पटरी की धप धप और बाहर चलती बर्फीली हवाओं का शोर था।
अंधेरे में मुझे अपनी ही धड़कनें कान के पास महसूस हो रही थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि सड़ी हुई गीली मिट्टी की वो महक अब और भी तेज हो गई है। वो महक सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि डिब्बे के दोनों कोनों से आ रही थी। मैंने अपनी सांसें रोक लीं। अचानक ऊपर की बर्थ के पास वाले छोटे से वेंटिलेशन पैनल से एक ठंडी चिपचिपी बूंद मेरे माथे पर गिरी। मैंने कांपते हाथों से अपना फोन दोबारा उठाया और स्क्रीन की हल्की रोशनी में चारों तरफ देखा। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। गलियारे में एक नहीं बल्कि 3-4 ऐसी आकृतियां फर्श पर रेंग रही थीं। उनके शरीर इंसानी हड्डियों के ढांचे जैसे थे, पर खाल मटमैली और झुर्रियों वाली थी। वो धीरे धीरे उन यात्रियों की बर्थ की तरफ बढ़ रहे थे जो गहरी नींद में सो रहे थे। ताज्जुब की बात यह थी कि इतना शोर और इतनी ठंड होने के बावजूद S7 कोच का कोई भी यात्री जाग नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी गहरे सम्मोहन में डाल दिया गया हो। तभी मेरी नजर सामने वाली लोअर बर्थ पर पड़ी। वहां एक छोटा बच्चा अपनी मां के साथ सो रहा था। वो सफेद आंखों वाला साया धीरे से उस बच्चे के पास रुका। उसने अपना चेहरा बच्चे के चेहरे के बिल्कुल करीब किया और अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। मैं चिल्लाना चाहता था, उठो, भागो यहां से, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। जैसे ही उस साये ने अपना हाथ बच्चे के सिर पर रखा, बच्चा धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। उसका शरीर एकदम बेजान और ढीला था। साया उसे लेकर कोच के पिछले दरवाजे की तरफ सरकने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और अपनी बर्थ से नीचे कूद पड़ा। फर्श इतना ठंडा था जैसे मैं बर्फ पर खड़ा हूं। मैं पागलों की तरह पास सो रहे एक आदमी को झकझोरने लगा, भाई साहब उठिए, देखिए यहां क्या हो रहा है। पर वो आदमी पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। उसकी आंखें आधी खुली थीं, पर पुतलियां पूरी तरह से गायब थीं। वे भी अब उन्हीं चीजों की तरह सफेद हो चुकी थीं। मुझे समझ आ गया था कि इस डिब्बे में अब मैं अकेला बचा हूं जो अभी तक इंसान था। अचानक ट्रेन ने एक बहुत जोर का ब्रेक मारा। पहियों के घिसकने की तीखी आवाज आई और पूरी ट्रेन एक झटके के साथ बीच जंगल में रुक गई। बाहर घना कोहरा था और दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। डिब्बे का वो भारी लोहे का दरवाजा जिस पर खून का पंजा छपा हुआ था, अचानक पूरी तरह खुल गया। बाहर से आती कोहरे की चादर डिब्बे के अंदर भरने लगी। कोहरे के बीच से मुझे वो बुजुर्ग आदमी दोबारा दिखाई दिया जो S6 में गायब हो गया था। पर अब वो खड़ा नहीं था, वो उन सायों के साथ चारों हाथ पैर पर रेंग रहा था और उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। ट्रेन के रुकते ही सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि मुझे अपनी पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो बुजुर्ग जो अब इंसानी शक्ल खो चुका था, धीरे धीरे मेरी ओर रेंग रहा था। उसके पीछे कोहरे में से दर्जनों और सफेद आंखें झांक रही थीं। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, पर मेरा पैर किसी ठंडी और गीली चीज पर पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि कोच के कंडक्टर की वर्दी थी जो खाली पड़ी थी। अंदर कोई शरीर नहीं था, जैसे किसी ने खाल के अंदर से सारा मांस और हड्डियां खींच ली हों। अचानक उस बुजुर्ग के गले से एक फटी हुई आवाज निकली, टिकट, अपनी टिकट दिखाओ। वो आवाज इंसानी नहीं थी बल्कि किसी पुरानी मशीन के घिसने जैसी थी। तभी मुझे याद आया कि इस रूट पर सालों पहले एक भीषण दुर्घटना हुई थी, जहां सर्दी की इसी तरह की एक रात में कालका मेल के पिछले 3 डिब्बे पटरी से उतरकर गहरी खाई में जा गिरे थे। मदद आने तक बर्फीली हवा और भूख ने उन यात्रियों का जो हाल किया था, उसके किस्से आज भी स्टेशन के पुराने कुली सुनाते हैं। वे यात्री कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे। वे सब अब मेरे चारों ओर घेरा बना चुके थे। उनकी ठंडी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उनमें से सबसे बड़े साये ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थीं। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मुझे उन सब की आखिरी तड़प के दृश्य दिखने लगे। वो चीखें, वो अंधेरा और वो भूख। वे मुझे मारना नहीं चाहते थे, वे मुझे अपना हिस्सा बनाना चाहते थे ताकि इस अनंत सफर में वे अकेले ना रहें। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और पूरी ताकत से चिल्लाया। मुझे लगा कि बस अब सब खत्म है। तभी दूर से एक इंजन की सीटी सुनाई दी। दूसरी पटरी से एक मालगाड़ी तेज रफ्तार में गुजरी। उसकी तेज रोशनी जैसे ही S7 कोच के शीशों से टकराकर अंदर आई, एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी आंखें तब खुली जब सूरज की गुनगुनी धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर खड़ी थी। मैं पसीने से तरबतर अपनी अपर बर्थ पर बैठा था। साहब, चंडीगढ़ आ गया, उतरना नहीं है क्या? नीचे वाले यात्री ने बड़े आराम से पूछा। वे वही बुजुर्ग थे, पर अब वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे और अखबार पढ़ रहे थे। मैंने राहत की सांस ली। क्या वो सब एक बुरा सपना था? मैंने अपना सामान उठाया और जैसे ही कोच से नीचे उतरने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, मेरी नजर उस लोहे के भारी दरवाजे के कांच पर पड़ी। वहां अब भी खून से लथपथ उस पंजे का निशान मौजूद था जो धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था।
और जैसे ही मैंने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की, मेरी कलाई पर 5 नीली उंगलियों के निशान उभरे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बर्फीले हाथ ने मुझे कसकर पकड़ा हो। कालका मेल अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चली थी, पर वो अनजानी सवारी आज भी उन्हीं कोचों के अंधेरे कोनों में अगली रात का इंतजार कर रही है।